हाय हेलो एवरीवन। सो गोपाल स्नैक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आ गए हैं तो देखेंगे ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा कंपनी का एंड आगे का क्या आउटलुक बनता है इस बिजनेस का। सो इस कंपनी को हमने लास्ट क्वार्टर से कवर करना स्टार्ट किया था। आई थिंक एक दो क्वार्टर पहले इनका आईपीओ आया था। बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे गोपाल स्नैक्स का तो बहुत सिंपल मॉडल है कंपनी का। गुजरात बेस्ड ये कंपनी है एंड स्नैक्स कैटेगरी के अंदर है। ये स्नैक्स बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है। स्नैक्स में एथनिक स्नैक्स जो है वो इनका सबसे मेन कोर प्रोडक्ट है एंड एथनिक स्नैक्स के अंदर भी गाठिया जो प्रोडक्ट है वो इनका सबसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला प्रोडक्ट है। अराउंड 28% के आसपास जो रेवेन्यू है गोपाल स्नैक्स का वो सिर्फ गाठिया से आता है। ये प्रोडक्ट में कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर है। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है इनके पास। और इसके अलावा एथनिक स्नैक्स में ही जैसे आपका नमकीन होता है, भुजिया होता है, सो बाकी का जो 27% के आसपास जो रेवेन्यू है वो कंपनी का इन सारे प्रोडक्ट से आता है। तो मोटा मोटा अगर आप देखो तो एथनिक स्नैक्स इस कंपनी के लिए ऑलमोस्ट 55-56% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। थोड़ा बहुत इनका बिजनेस मॉडल जो है वो बीकाजी फूड्स के साथ में मिलता है। बीकाजी का भी अगर आप देखोगे आगे का प्लान क्या है कि एथनिक स्नैक्स तो हमारा मेन प्रोडक्ट है, नमकीन भुजिया वगैरह, लेकिन बीकाजी को आगे अपना जो वेस्टर्न स्नैक्स का पोर्टफोलियो है उसको ग्रो करना है। प्लस उसके साथ में जो स्वीट्स एंड स्नैक्स वाला जो पोर्टफोलियो है, फैमिली गिफ्टिंग वाला जो पोर्टफोलियो है उसको ग्रो करना है। राजस्थान और कुछ स्टेट्स के अंदर उसका मेन मार्केट है, बट बीकाजी क्या बोलता है कि हमको साउथ में और बाकी के रीजन्स में ग्रो करना है, पैन इंडिया लेवल पे ग्रो करना है। सो सिमिलरली अगर आप देखोगे तो गोपाल जी स्नैक्स का भी ऑलमोस्ट वैसा ही एक्सपेंशन का प्लान है। कंपनी एथनिक स्नैक्स के अंदर काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है जिसमें गाठिया इनका मेन प्रोडक्ट है। आगे का एक्सपेंशन प्लान गोपाल स्नैक्स का भी यही है कि गुजरात के साथ में बाकी स्टेट्स के अंदर, बाकी रीजन्स के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करे और एथनिक स्नैक्स के साथ साथ में जो वेफर्स कैटेगरी है, वेस्टर्न स्नैक्स की कैटेगरी है, उसका रेवेन्यू शेयर भी ये धीरे धीरे इंक्रीज करें। सो गुजरात इस कंपनी का कोर मार्केट है। ऑलमोस्ट 71% रेवेन्यू कंपनी का गुजरात से ही आता है। गुजरात के अलावा इनके कुछ फोकस मार्केट्स हैं 4 स्टेट्स के अंदर, जिसमें आपका यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। इन 4 स्टेट के अंदर कंपनी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है। डेफिनेटली गाठिया इनका मेन प्रोडक्ट है तो वहां पे भी जो मेन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी रहेगी वो इसी प्रोडक्ट के थ्रू रहेगी, बिकॉज आप इंडिया में मार्केट लीडर हो इस प्रोडक्ट के अंदर। देन उसके साथ में जो वेफर्स है या वेस्टर्न स्नैक्स का पोर्टफोलियो है उसको भी कंपनी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। इनका अगर आप लास्ट 2-3 साल का नंबर देखोगे तो थोड़ा सा बिजनेस स्ट्रगल कर रहा था, मतलब बिजनेस मोमेंटम में थोड़ी सी ग्रोथ मिसिंग थी। मार्जिन वगैरह के नंबर भी थोड़े से एक्सपैंड नहीं हो रहे थे। उसका मेन रीजन ये था कि इनके जो प्रोमोटर हैं, जो 2 ब्रदर्स जो इनके प्रोमोटर्स थे, उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। देन फाइनली जो एक ब्रदर हैं वो बिजनेस से अलग हो गए। बिजनेस से अलग होकर के उन्होंने गुजरात में खुद ही एक नया बिजनेस अपना स्टार्ट किया इसी कैटेगरी में, ये स्नैक्स वाली कैटेगरी के अंदर। तो ये डिस्प्यूट की वजह से बिजनेस में आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चरल थोड़ा सा इशू था जिसकी वजह से ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रहा था। और एक उसका इम्पैक्ट ये भी था कि जो ब्रदर ये अलग हुए हैं, इस बिजनेस का सेल्स का पूरा काम वही देखते थे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में रिलेशनशिप डेवलप करना, देन रिटेल लेवल पे पूरा आपको इंश्योर करना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हर एक किराना स्टोर पे अवेलेबल है, हर एक रिटेल स्टोर पे अवेलेबल है। सो यार ये सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो उन्हीं ब्रदर की थी जो इस बिजनेस से अभी अलग हुए हैं। तो डेफिनेटली जब आपके आपस में अगर डिस्प्यूट चलेगा तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस मोमेंटम के ऊपर पड़ता ही है। सो बट अब फाइनली क्या हुआ कि क्योंकि वो अब अलग हो गए हैं तो कंपनी के जो अब करंट प्रोमोटर हैं, उन्होंने इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए नेशनल सेल्स हेड इन्होंने हायर किए हैं, जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है उनको बहुत सालों का, उनको इन्होंने हायर किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। एंड काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है प्रोमोटर को कि आने वाले क्वार्टर्स में उनका बिजनेस मोमेंटम वो अच्छे से ग्रो करेगा। इनफैक्ट अगर आप नंबर्स वाइज भी देखोगे तो 3rd क्वार्टर में इनका जो ग्रोथ था उसमें इंप्रूवमेंट आई 4th क्वार्टर में, एंड 4th क्वार्टर में जो ग्रोथ रहा कंपनी का उससे थोड़े और अच्छे बेटर नंबर आए कंपनी के 1st क्वार्टर के अंदर। सो वो एक इंप्रूवमेंट वाला ट्रेंड हमको देखने को मिलता है। तो यही ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। वेस्टर्न स्नैक्स के अंदर अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो कंपनी जैसे आपका चिप्स है, फन पॉप्स जो होते हैं, कुरकुरे टाइप जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। देन एक और कैटेगरी है इनका अदर प्रोडक्ट करके। अदर प्रोडक्ट्स में कंपनी स्पाइसेस वगैरह, नूडल्स वगैरह, मसाला वगैरह ये सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन मेन जो रेवेन्यू जनरेटर है वो है एथनिक स्नैक्स की कैटेगरी, और आगे का कंपनी का फोकस जो है वो वेस्टर्न स्नैक्स की कैटेगरी को ग्रो करने के ऊपर है। सो ये ओवरऑल मॉडल है गोपाल स्नैक्स का।
अब अगर हम परफॉर्मेंस देखें, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी आई है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सेल्स का नंबर देखोगे तो उसमें 11% की ग्रोथ रही है कंपनी की ऑन अ वाई बेसिस। तो डेफिनेटली ये नंबर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको लास्ट एक दो क्वार्टर के ट्रेंड के साथ में देखोगे तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखता है। 1% से ग्रोथ 8% पे आया और 8% से 11% पे ग्रोथ आया है कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, बिकॉज कंपनी का जो मार्जिन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर 15% था, जो कि अब कम होकर के 12% के आसपास आया है। तो मार्जिन में अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। इसका रीजन ये है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस, कंपनी जो रॉ मटेरियल यूज करती है, इनका मेन रॉ मटेरियल एक तो चना होता है, एक आपका बेसन होता है जो गाठिया में यूज होता है सबसे ज्यादा, एंड उसके अलावा पोटैटो वगैरह, ये इनके मेन रॉ मटेरियल है। तो इनका जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो पिछले एक साल में 15% से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब सेल्स ग्रोथ आपका 11% है, लेकिन जो आपका रॉ मटेरियल है वो 15% बढ़ गया। तो डेफिनेटली एक तो उसका इंपैक्ट पड़ा है कंपनी के मार्जिन पे। इसके साथ में जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो इनका बिजनेस के जो सेल्स का काम देखते थे वो प्रोमोटर अब अलग हो गए हैं। तो डेफिनेटली आपको उसको रिजॉल्व करने के लिए जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर करना पड़ा है, सेल्स हेड को हायर करना पड़ा है, तो जिनको आपको एक्स्ट्रा सैलरी पे करनी पड़ी है। देन अभी ईयर कंप्लीट हुआ, फाइनेंशियल ईयर, तो आपको पुराने एम्प्लॉयज को भी इंसेंटिव वगैरह, इंक्रीमेंट वगैरह देना पड़ता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से इनके मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ा है। कंपनी का मार्जिन 15% से कम होकर के 12% पे आया है। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोलती है कि अभी भी अगर आप हमारे मार्जिन देखोगे तो 2 साल के लेवल से अगर आप कंपेयर करो तो स्टिल हमारे मार्जिन अच्छे हैं। बिकॉज FY24 से पहले FY23, FY22 और FY21, इन तीनों फाइनेंशियल ईयर में गोपाल स्नैक्स के मार्जिन बहुत कम थे, लो सिंगल डिजिट में मार्जिन थे, 5%, 6%, 7% के आसपास मार्जिन थे। तो एटलीस्ट वहां से तो एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है हमें। हाँ, लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो जो ये स्ट्रक्चरल इशू चल रहा है इस कंपनी के साथ में, उसकी वजह से इनके मार्जिन पे एक इंपैक्ट पड़ा है। अब क्योंकि आपके मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ा है तो उसकी वजह से आपके नेट प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। और कंपनी का अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ भी देखोगे तो वो भी 14% से गिरा है, 14% का डिक्लाइन आया है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर, जो कि अब कम होकर के 26 करोड़ पे आ गया है। तो ये दो इशू हैं। लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम 12 से 13% के बीच का मार्जिन सस्टेन रखेंगे, स्टेबल रखेंगे। कहां से रखेंगे? एक तो ये है कि इन्होंने लास्ट 1-2 साल के अंदर कैपेक्स किया था नागपुर के अंदर और मोदासा के अंदर। इन्होंने 2 नए फैसिलिटी अपने वहां पे बनाए हैं, वो ऑपरेशनल हो गया है, उनका काम स्टार्ट हो गया है। तो धीरे धीरे उनमें प्रोडक्शन आना स्टार्ट होगा, उनका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो जिससे मार्जिन स्टेबल रहेंगे। दूसरा क्या होगा कि कंपनी ने कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे इन्होंने सोलर पावर, विंड मिल, इन सारी चीजों से क्या होगा कि फ्यूल एंड पावर का कॉस्ट बचेगा कंपनी का, तो वहां से भी मार्जिन को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा सस्टेन करने के लिए। लेकिन मार्जिन में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। ज्यादा इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अब डेफिनेटली आपकी लिस्टिंग वगैरह हो चुकी है, एक आप प्रोफेशनल कंपनी बनने की तरफ आगे प्रोग्रेस कर रहे हो, और गुजरात से निकल के आपको एक पैन इंडिया लेवल का प्लेयर बनना है। तो उसके लिए आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट बोल रहा है कि पहले हमारा मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता था, बट यहां से इस फाइनेंशियल ईयर से हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारे टोटल रेवेन्यू का 1.5 से 2% जो है वो हमारा मार्केटिंग कॉस्ट होने वाला है। मतलब हम हमारे ब्रांडिंग के ऊपर कॉस्ट करेंगे। बिकॉज सी, आप गुजरात में तो नंबर 1 प्लेयर हो, लेकिन गुजरात से निकल के अगर आपको महाराष्ट्र में, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में ग्रो करना है, जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स है। राजस्थान में आप देखो बीका जी है, हल्दीराम है। एमपी में आप देखोगे तो आपका वो डायमंड स्नैक जो है, आपका प्रताप स्नैक्स वो है, प्रभु जी है। सो बहुत सारे लोकल लेवल प्लेयर्स भी हैं, प्लस ऑर्गेनाइज लेवल पे प्लेयर्स भी हैं। तो उनके साथ कंपीट करने के लिए आपको एक ब्रांडिंग चाहिए, कस्टमर के बीच में आपका अवेयरनेस होना चाहिए। तो उसके लिए आपको, क्योंकि एफएमसीजी ब्रांड है, तो आपको मार्केटिंग पे तो खर्चा करना पड़ेगा। सो वही कंपनी प्लान कर रही है कि 1.5 से 2% हमारा मार्केटिंग कॉस्ट रहेगा। लेकिन इससे हमारे मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज वही सारे रीजन जो हमने डिस्कस किए कि यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, हमारा जो कॉस्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट, वो थोड़ा बहुत कम होगा। तो इसलिए कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 12 से 13% का मार्जिन इनका FY24 के अंदर सस्टेन, FY25 के अंदर सस्टेन रह जाएगा। सो ये इनका आगे का प्लान है। ग्रोथ वाइज अगर हम बात करें तो कंपनी का कहना है कि ये जो स्नैक्स की कैटेगरी है, इसका इंडस्ट्री ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 10-11% के आसपास अगले 2-3 साल के लिए। और हमारी जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। मतलब मोटा मोटा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15% के आसपास की ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है।
अब क्योंकि इनका साइज छोटा है, 4,000 करोड़ की कंपनी है, एंड सिर्फ गुजरात से ही इनका 71% रेवेन्यू आता है। इनफैक्ट गुजरात में भी अगर आप देखोगे तो इनका जो पेनेट्रेशन है, मतलब कितने रिटेल आउटलेट्स पे आप प्रेजेंट हो, कितने किराना स्टोर पे आप प्रेजेंट हो, तो अभी भी सिर्फ 75% मार्केट ही इन्होंने गुजरात के अंदर कवर किया। मतलब गुजरात में भी 25% मार्केट आपके पास अवेलेबल है कवर करने के लिए, जिसमें आप अपना एथनिक स्नैक्स को प्रमोट करोगे, प्लस उसके साथ में जो आप वेफर्स वेस्टर्न स्नैक्स पे फोकस कर रहे हो उसको भी वहां पे ग्रो कर सकते हो। गुजरात से निकल के आपका जो फोकस मार्केट है, राजस्थान, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, इस फोकस मार्केट में कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी आ रही है। अगर आप इसी क्वार्टर का नंबर देखोगे तो 50% से कंपनी का बिजनेस ग्रो हुआ है इनके फोकस मार्केट के अंदर। लास्ट क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 40% के आसपास की ग्रोथ थी इनके फोकस मार्केट के अंदर। जो फोकस मार्केट है, सॉरी, जो वेफर वाला प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा कर रहा है इस कंपनी के लिए पिछले कुछ क्वार्टर से, और वही सबसे ज्यादा इनका फोकस मार्केट के अंदर भी चल रहा है। तो कंपनी क्या बोल रही है कि हमारा एथनिक स्नैक्स, गाठिया वगैरह तो ग्रो कर रहा है, लेकिन वेफर स्नैक्स में जो हमें इतनी अच्छी मोमेंटम मिल रही है, हमारा रेवेन्यू शेयर इस वाले बिजनेस से अब बढ़ करके 12% हो गया। लास्ट ईयर 8% था। तो कंपनी बोल रही है इसके अंदर हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। आज हमारा एनुअल टर्नओवर हमारे वेफर्स वाले बिजनेस से लगभग 150-160 करोड़ के आसपास आता है। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2-3 साल के अंदर इस बिजनेस से हम 300 से 500 करोड़ का रेवेन्यू एनुअली जनरेट करेंगे। तो ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ कैगर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अपने वेफर वेस्टर्न स्नैक्स वाले पोर्टफोलियो से अगले 2 से 3 साल के अंदर। तो ये वाला बिजनेस ग्रो करेगा कंपनी के लिए। देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कंपनी का कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी जो फैसिलिटी हमें बनानी थी, इन्वेस्टमेंट जो करना था, कैपेक्स जो करना था, वो हमने कर दिया है। और जब तक हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75-80% तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हमें नया कोई बहुत बड़ा कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये जो 35-40% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, पहले इनका टारगेट है कि इसको लेकर के 75-80% तक लेके जाना है। देन प्लस कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेशन भी कर रही है, जिससे इनका कॉस्ट सेविंग और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो जो कॉर्यूगेटेड बॉक्सेस वगैरह जो होते हैं, जिसमें इनके जो आइटम्स हैं, जो कंपनी उसको पैक करके आगे सेल करती है, सप्लाई करती है, वो भी खुद कंपनी मैन्युफैक्चर इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। पापड़ की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो इससे कंपनी क्या बोल रही है कि कॉस्ट सेविंग हमारी और ज्यादा बढ़ेगी और मार्जिन में थोड़ा बहुत और सस्टेनेबिलिटी आ सकता है और स्टेबिलिटी आ सकता है। इसके साथ में अगर आप इनका आरओई का नंबर देखोगे, आरओसीई का नंबर देखोगे, तो वो भी काफी अच्छा है। 25-30% का आरओई आरओसीई का नंबर है। डेट काफी कम कर दिया कंपनी ने। 100 करोड़ का ऑलमोस्ट डेट था, अब वो 50-60 करोड़ के आसपास डेट आ गया है। एसेट टर्नओवर 6.57 के आसपास का एसेट टर्नओवर है कंपनी का। एंड मार्जिन का गाइडेंस थोड़ा सा स्टेबिलिटी का है कि सस्टेन करेगा मार्जिन आगे चल के। सो थोड़ा सा अच्छी ट्रेजेक्टरी पे लग रहा है बिजनेस। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आप देखोगे तो डेफिनेटली एक बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जिस कैटेगरी पे इस कंपनी का फोकस है, वेस्टर्न कैटेगरी, वेस्टर्न स्नैक्स, वेफर्स वगैरह, उसका टोटल मार्केट 40,000 करोड़ है आज के टाइम पे। एंड 15,000 करोड़ है आज के टाइम पे। और उस 15,000 करोड़ में से 40% जो ऑर्गेनाइज मार्केट है वो इन 4 स्टेट से आता है, आपका राजस्थान, एमपी, यूपी एंड महाराष्ट्र, जो कि गोपाल स्नैक्स का मेन फोकस मार्केट है आज के टाइम पे। और कंपनी बोल रहा है कि इस 40% में से हमारे पास 2% भी मार्केट शेयर नहीं है आज के टाइम पे। हार्डली 2% का मार्केट शेयर है हमारे पास। तो डेफिनेटली जैसे जैसे हम 40% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने वेफर्स वाले कैटेगरी से, तो उससे हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो ग्रोथ का स्कोप तो अच्छा है इस कंपनी के पास में। प्लस आपका गाठिया में आप नंबर 1 प्लेयर हो, तो वो भी आप बाकी रीजन्स में लेके जाओगे तो उसमें भी आपको एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल ऑपरेशन एफिशिएंसी भी कंपनी की अच्छी है। आरओई का नंबर जो हमने डिस्कस किया वो भी काफी अच्छा है। सो एक अपॉर्चुनिटी बनती है, डेफिनेटली इसको ट्रैक करेंगे आगे चल करके। करंट लेवल पे स्टॉक में कोई इंटरेस्ट बनता है तो डेफिनेटली नहीं, बिकॉज 45 के आसपास का पी मल्टीपल है इस स्टॉक का। बिजनेस ग्रोथ 11-12% की है, मार्जिन कम हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स कम हो रहे हैं, तो स्टॉक में तो करंट लेवल पे कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है, बिकॉज एफएमसीजी स्पेस में इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आप अगर देखो तो बेक्टर फूड इससे बहुत अच्छा प्लेयर लगता है, एक पैन इंडिया लेवल का प्लेयर बन रहा है। कितना अच्छा एग्जीक्यूशन किया उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन के अंदर। इवन दो उसका पी मल्टीपल अगर 55-58 है, लेकिन अर्निंग ग्रोथ उसकी ऑलमोस्ट 20-25% के आसपास है, जो कि वो बिजनेस कंसिस्टेंटली हिट कर रहा है। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी वहां पे लगती है एफएमसीजी स्पेस के अंदर। उसके साथ में
में अगर आप बीकाजी फूड्स देखो या एडीएफ फूड्स देखो, वो भी अच्छे इंटरेस्टिंग प्लेयर लग रहे हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी है, आउटलुक आगे का अच्छा लग रहा है। सो स्टॉक में तो कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है, लेकिन हाँ बिजनेस को आगे ट्रैक करेंगे, बिकॉज ओवरऑल बिजनेस को अगर आप देखो तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अब आगे देखना है इनका एग्जीक्यूशन कैसा रहता है, और कंपनी का ये जो वेफर्स वाली कैटेगरी है, इसका ग्रोथ कितना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर। सो वो हम ट्रैक करते रहेंगे, कौन कौन होगा उसको भी एनालाइज करेंगे। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था गोपाल स्नैक्स के ऊपर। आपके जो भी डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।